नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे, लेकिन आज हम बातचीत करेंगे बंगाल चुनाव को देखते हुए, आसाम चुनाव को देखते हुए, क्योंकि आज हमारे साथ एक माने जाने चेहरा प्रबल प्रताप शाही जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के काफ़ी बड़े पद पर रहते हुए भी उन्होंने छोड़ दिया उस पद को और साथ ही साथ किसानों के साथ जुड़ गए। तो आज हम आसाम चुनाव को देखते हुए बातचीत करने वाले हैं। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है DS4 न्यूज़ में। आप बीजेपी छोड़ करके जो है आप किसानों के आंदोलन में आए हुए, जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल है सर कि क्यों छोड़ के आना चाहते हैं? क्या आपका कोई वहाँ पे पत्ता फिक्स नहीं हुआ? कैसे देखते हैं आप उसमें? सोनू जी, ऐसा है कि हर आदमी जो है सत्ता के साथ चिपका रहना चाहता है। और अगर मुझे पत्ता फिट करना होता, ये अपने बोली है, अगर मुझे लाभ लेना होता तो मैं वहाँ पर उन लोग की बातों में हाँ मिलाता। मैं विद्रोह क्यों करता? मेरी अंतरात्मा ने मुझे झकझोरा, मुझे कहा कि नहीं, ये किसानों के साथ गलत हो रहा है और किसानों के मुद्दे सही हैं। और कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसानों की ज़मीन चली जाएगी, वो भी पूछोगे कैसे? क्योंकि उस पर जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा कॉरपोरेट से और किसानों से। कॉरपोरेट को उसमें लोन लेने की सुविधा है, वो लोन किस पे देगा? कॉन्ट्रैक्ट दिखा देगा। एक पार्टी उसमें किसान होगा, एक पार्टी उसमें कॉरपोरेट होगा। कॉरपोरेट भाग गया, फिर क्या होगा? राजस्व, भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत जो है, फिर जो बैंक से जो लोन लेगा कॉरपोरेट, उस एग्रीमेंट को दिखाकर, उस कॉन्ट्रैक्ट को दिखाकर, फिर वो सारी जो उगाई होगी उसकी, वो तो किसान से होगी। ठीक है। एक सवाल है मेरा कि प्रबल प्रताप जी, तो क्या आप किसानों के आंदोलन से जुड़े हुए हैं? हालांकि किसान आंदोलन जो है लगभग 4 महीने से ज़्यादा का समय निकलता जा रहा है। गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है। उस समय जब ठंड पड़ती थी तो किसान भाई भी उस समय बैठे हुए थे। तो मेरा सवाल है आपसे कि कैसे देखते हैं? क्या आप मतलब बीजेपी छोड़ने का मकसद, क्या आप कहीं अलग से भी चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या आपके मन में कुछ ऐसा चीज़ चल रहा है? मैं अभी पार्टी बनाने वाले हैं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फ़िलहाल कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूँ, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि 2022 के चुनाव को लेकर मैं आया हूँ। नहीं, हम आए हैं यहाँ पर खेती किसानी को बचाने के लिए। और इस देश की जो संपदा है, जिसको ये सरकार की नीति जो है, वर्तमान जो सरकार की नीति है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के दबाव में काम कर रही है, अंबानी अडानी के दबाव में काम कर रही है। हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना मजबूर कैसे हो सकता है? वो 130-135 करोड़ का प्रधानमंत्री है। उसको लीड करने वाला प्रधानमंत्री अंबानी अडानी के से दबकर काम करेगा? ये सवाल है। ये हमारे देश की संप्रभुता के खिलाफ है कि अंबानी अडानी से दबकर हमारे देश का प्रधानमंत्री काम करेगा। अच्छा, एक सवाल है। अब बातचीत कर रहे हैं कि किसी डर की वजह से जो है PM ऐसे काम नहीं कर सकते। तो मेरे एक मन में सवाल आता है कि मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी, जिसमें आप बार बार ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैंने अगर बीजेपी को छोड़ा है, बीजेपी पार्टी को अगर मैंने छोड़ा है, तो हो सकता है कल के मेरे ऊपर भी हमले कर आ सकते हैं। तो क्या इस तरीके की भी आपको डर लगा रहता है? मैं डर नहीं, मैंने एक संभावना बताई। आप लोगों ने सवाल पूछा कि किसानों पर हमले हो रहे हैं। मैंने कहा हमले हो रहे हैं तो कल हमारे ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आज़ाद ख्याल होगा, जो आज़ाद जो लब होंगे, उसको शांत करने का काम तो कर ही रही है ना। 28 जनवरी को यहाँ हमला किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आए थे, किसान तो नहीं गए थे उनके पास। टिगरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर हमला किया, क्यों किया? क्या कारण है? या राकेश टिकैत के ऊपर हमला क्यों कर रहे हो वहाँ पर अलवर में? या किसानों के ऊपर और क्यों हमले क्यों कर रहे हो? क्योंकि किसान इस देश के अंदर जागृति पैदा कर दी है। उन्होंने सवाल करना सिखा दिया है जनता को। सवाल करो। महंगाई पर सवाल नहीं उठता था, बढ़ते हुए डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस पर के दामों पर, बढ़ते हुए दामों पर कोई सवाल नहीं उठाता था। किसान आंदोलन ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। बैंक बेच दिया जा रहा है, रेल बेच दिया जा रहा है, FCI बेचने की कोशिश हो रही है, एयरपोर्ट पोर्ट बेचने की कोशिश हो रही है, बाकी चीज़ें बेचने की कोशिश हो रही है। उस पर सवाल उठाने का काम अगर कोई कर रहा है तो किसान आंदोलन कर रहा है। ठीक है, तो ये तो रहा किसान आंदोलन की बातचीत हम कर रहे थे, लेकिन जो मेन मुद्दा है जिसको लेकर के आज हम बातचीत करने वाले हैं, चुनाव को देखते हुए, क्या आपकी नज़रों में ऐसा लगता है कि जो पिछले जो 2 बार से जो चुनाव हो रहे हैं, जो 2 बार के जो फेज़ में जो चुनाव हुए हैं, काफ़ी भारी मात्रा में वोटिंग पड़ी है, तो कैसे देखते हैं? ज़्यादा वोटिंग पड़ना क्या दर्शाता है? देखिए, बंगाल में हमेशा जो है बड़ी मात्रा में वोटिंग होती रहती है। पिछली बार भी 83%, 82% वहाँ पे वोटिंग हुई है। वहाँ पे लोग बड़े जागरूक लोग हैं, वो उनके अंदर पॉलिटिकल सेंस बड़ी है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर वोटिंग बढ़ती रहती है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब भी वोटिंग ज़्यादा पड़ती है तो मतलब बीजेपी के पक्ष में ही ज़्यादा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ होने वाला है बंगाल में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मैंने बंगाल को रिपोर्ट्स को देखा है, और आपके जैसे तमाम पत्रकार बंधु जो वहाँ गए हैं और भी जो सोर्सेज हैं, मैंने उनसे पूछा
अभी गृह मंत्री जी कह रहे थे कि हम 26 सीटें जीतेंगे। फिर मैंने अपने सोर्सेज से पता किया कि वो जंगल महल का इलाका था पहले फर्स्ट में, वहाँ बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड था। उस स्ट्रांग होल्ड होने के बावजूद किसान आंदोलन के कारण और बढ़ती महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण और वहाँ के स्थानीय नेताओं के को जिस तरीके से दरकिनार करके बाकी जगहों से जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जाकर वहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे बंगाल के अंदर बहुत बड़ा, बंगाली नेताओं के अंदर बड़ा अनरेस्ट है भारतीय जनता पार्टी के, और इसलिए वहाँ पर वो 7-8 सीटें जीत जाएँ वही मुश्किल है पहले फेज़ में। लेकिन दावा तो कर रहे हैं। दावा कोई भी करता है, दावा हर पार्टी करेगी भाई, जो चुनाव लड़ेगा वो पार्टी के, ये थोड़ी कहेगी हम हार रहे हैं, वो तो कहेगी, वो तो बढ़ा के दावा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इसमें तेज है, वो मार्केट करती है हर चीज़ को, वो हारती है, अगर एक सीट भी रहती है तो वो कहती 100 सीट जीते। क्या आपको ये नहीं लगता कि मैं कह रहा हूँ कि 2 डिजिट में रहेगी, 3 डिजिट में नहीं आएगी। लेकिन उनका साफ तौर पे एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कहना है कि बंगाल की जो जनता है वो पहले से ठान चुकी है कि इस बार बीजेपी जो है 200 से ज़्यादा मतलब लाने वाली है। तो एक तरफ खुद अमित शाह जी कह रहे हैं एक बार जो है पीएम वो सही कह रहे हैं, ठान चुकी है, वो 200 की आएगी, लेकिन वो नॉन बीजेपी को देगी, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट में देगी, उसको 200 सीटें मिलेंगी। लेकिन प्रबल जी एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि देख सकते हैं कि जहाँ भी चुनाव हो रहा है तो वहाँ पे विपक्षी दल जो है मतलब उतने प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं जितना कि बीजेपी के पार्टी के लोग कर पाते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो बंगाल के अंदर ही अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से जो है स्टार प्रचारक के तौर पर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते रहे हैं JP नड्डा जी, उसके बाद जो है खुद प्रधानमंत्री मोदी जाते रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की कितनी रैलियाँ हुई हैं और खुद गृह मंत्री अमित शाह जी कितनी रैलियाँ हुई हैं। तो क्या आपको नहीं लगता जब इतने बड़े दिग्गज चेहरे उतर रहे हैं तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा बंगाल में? यही तो विडंबना इस देश की। इस देश के अंदर केंद्र का जब चुनाव होता है ना तो सारे लोग उतरते हैं तो ठीक लगता है, लेकिन एक राज्य में 294 सीटों के राज्य में जाके पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल पड़ जाए, 800-900 विधायक पड़ जाएं, 100 से ऊपर विभिन्न स्टेटों के मंत्री वहाँ जाके रुके रहें और आपके 100 से ज़्यादा 100-150 ज़्यादा सांसद वहाँ उतरे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री तमाम उतरे हुए हैं और उसके अलावा 20,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता वहाँ उतरे हुए हैं। इसका अर्थ है कि बंगाल में उनके पास कुछ है ही नहीं। इसका क्या माना जाए? उनके पास भैया पोलिंग एजेंट नहीं रहे। नहीं तो कुछ करने की इच्छा होगी तभी तो इस बार कुछ ज़्यादा बैठ। वो क्या है, ये हवा बनाते हैं, हवा बनाने से कुछ नहीं होता, ये हवा बनाने वाला काम है। तो केंद्र में 2 बार तो आ गए हैं तो क्या हवा ही बना के? हवा बना के आ गए, तमाम वादे कर दिए। ऐसा है कि जनता है, अब जनता को बता दो हम ये कर देंगे, हम 15 लाख रुपए अकाउंट में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो करते हैं। जनता ने सोचा भाई हो सकता है। उसके पहले इन्होंने गुजरात को लेकर एक बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया सोशल मीडिया पर और तमाम मीडियाओं पर, और उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी किया, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल इन्होंने बहुत तरीके से किया। और उस समय जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी से या तो पारिशोती उनके एजेंडे पे काम कर रहे थे, जैसे उस समय के CAG के जो चीफ थे, ऑडिटर थे जो विनोद राय जी, वो कहाँ चले गए? और भी बहुत सारे लोग आंदोलनकारी थे, वो आज कहाँ हैं, किन पोजीशंस पे हैं, उनको क्या क्या मिल गया, ये भी तो है सवाल है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं EVM को लेकर के, क्योंकि EVM को लेकर के जो है लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि बार बार जो है EVM जब भी चुनाव होना होता है तो EVM की जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चाहे जितने भी EVM होता है वो रात के समय पकड़े जाते हैं या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में पकड़े जाते हैं। अब तो जो है उनके नेताओं के साथ में भी पकड़े जा रहे हैं EVM की मशीनें। लेकिन प्रबल जी, मेरा सवाल ये है कि EVM को लेकर के जब भी सवाल उठाया जाता है तो बीजेपी से जोड़ दिया जाता है। लेकिन कल की घटना जो है TMC नेता के घर में पकड़ी गई हैं, 5 मशीनें लगभग पकड़ी गई हैं, कैसे देखते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन के बातों पर भरोसा है या नहीं है? देखिए, पहले चुनाव आयुक्त हुआ करते थे TN शेषन जी, उनके समय पर चुनाव आयोग क्या होता है ये सारी पूरे देश जान गया। उसका काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, EVM पकड़ा जाना गाड़ी में, घर में, जो भी आप बता रहे हैं, और एक जगह 91 वोटर हैं और 171 वोट पड़ जा रहे हैं, ये सब घटनाएं दर्शाती है कि हमारा जो चुनाव आयोग है उसका फंक्शन सही नहीं है। वो निष्पक्ष चुनाव कराने में एकदम ही, जो हमारे चुनाव आयुक्त वर्तमान में हैं वो कहीं ना कहीं असक्षम हैं और उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए तुरंत। नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वो लोकतंत्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं। और इस देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है और उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर मेरी बात आपके माध्यम से मैं उनसे आग्रह करता हूँ, और हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से भी आग्रह करता हूँ, कुछ चुनाव आयुक्त को बुलाकर पूछें कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है।
किस लिए हो रहा है, किसके इशारे पे काम कर रहे हो? यार सरकारें आएंगी चली जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन देश के अंदर संविधान बनाना और उसको लोकतंत्र बनाना, लोकतंत्र पर चलाना, संविधान के अनुरूप देश को चलाना, ये बहुत बड़ी घटना होती है। हमारे देश में 2.5 साल में संविधान बना, और तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पे संविधान बन ही नहीं पाया, लोकतंत्र नहीं है। जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है, वहाँ जाके पूछो। ये लड़ाई भी है, और ये किसान आंदोलन लड़ाई को तेज करेगा। इसको क्या लगता है ईवीएम का खेल हो रहा है वाकई? गलत उपयोग ये देखो, ईवीएम लाया क्यों गया था? ईवीएम इसलिए लाया गया था कि मतपत्र की लूट होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती, बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए ईवीएम लाया गया, और अब जो है ईवीएम को ही बदलने की कोशिश किया जा रहा है। वही खेल अब ये हो रहा है। पहले डकैत आया करते थे, चंबल में डकैत हुआ करते थे, या बाहुबली होते थे, अब मशीनरी ही काम कर रही है। अब अधिकारी ही, पहले दूसरे गुंडे आते थे, मतपत्र को लूटते थे, दबंग आते थे, डकैत आते थे, और अब तो मशीनरी ही कर रहा है काम। जो अधिकारी हैं वो इन्वॉल्व हो गए। ये तो प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसके लिए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को भी अपने अंदर झांकना होगा, अपने अंदर देखना होगा। ठीक है, क्या लगता है बंगाल में क्या होने वाला है फाइनल? बंगाल में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन इतना दावा कर रहे हैं, क्या झूठा साबित होने वाला है? मैं क्यों कहूँगा? क्या लगता है जब इतने दावे से कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। मैं, आप जैसे मित्र जो वहाँ गए, और भी जो हमारे मित्र हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर उन्होंने जाके देखा है, उन्होंने तो आज से मुझसे 3 महीने पहले बता दिया था। वो भद्र लोगों का जगह है, बहुत ही बड़े लोग वहाँ पैदा होते हैं, आर्ट एंड कल्चर्स के लोग काम करते हैं, और आर्ट एंड कल्चर में बहुत ही ज़्यादा वो इनरिच इलाका है बंगाल। पहला आप बताओ, स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन हुआ 1857, उसके बाद जो आंदोलनों की झड़ी लगी वो कहाँ हुआ? वो बंगाल से शुरू हुआ। ठीक है। पहला नोबेल प्राइज़ किसको मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। क्यों मिला? क्योंकि सत्यजीत रे को क्या मिला? ऑस्कर मिला। क्यों मिला? एक बेहतर सोच है वहाँ पर, एक बड़ी सोच के लोग हैं वहाँ पर। जो बंगाल आज सोचता है ना, देश बाद में सोचता है। बंगाल में आराम से रात में आप 1 बजे 2 बजे भी लड़कियां महिलाएं घूम सकती हैं। ऐसी आज़ादी है क्या बाकी राज्यों में? ये भी सोचने का विषय। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे। वहाँ की सोसाइटी अलग है। वहाँ की सोसाइटी इस तरह की संकीर्ण मानसिकता की राजनीति को वहाँ पे स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो यहाँ से राजनीति चल रही है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे इस चीज़ों में सक्सेस होने वाली नहीं है? नहीं, संकीर्ण मानसिकता के लोग वहाँ पे नहीं सक्सेस हो पाएंगे। वहाँ पे आम, अगर बंगाली से पूछोगे ना, सोशल मीडिया पे जो आ रहा है उनका बयान, उससे ही पता चल जाएगा कि मिजाज वहाँ क्या है। चलिए, तो हमारे साथ जो प्रबल प्रताप शाही जी मौजूद रहे, इनसे हमने खासा बातचीत करी बंगाल चुनाव को देखते हुए और किसान आंदोलन को देखते हुए। लेकिन ये जो फाइनली जो रिजल्ट है वो 2 तारीख को आएगा, तो तब पता चलेगा कि किसकी जो है सत्ता बनने वाली है। फिलहाल के इतना ही। जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिएगा DSO न्यूज़। धन्यवाद।